ओके, देखिए बेटा, यहाँ पे हम तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से क्वेश्चंस अच्छी खासी क्वांटिटी में पूछा जाता है, आइदर इट इज नीट और इट इज जेई। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स खास तौर से ध्यान दें, है ना, ये आपके लिए बहुत ही एक बेसिक एसेंशियल चैप्टर है। अगर आप आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जैसे हालांकि ज़्यादातर आप लोगों का तो सी एस है ना, सी एस ही होगा टारगेट में, सी एस ही है ना, सोचा नहीं अभी, सॉरी, वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन सही है, वो भी अच्छी ब्रांच है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो ही है, मगर ये एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल चैप्टर है। जो भी फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी करेंगे आगे जाके इन एनी फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग, तो इससे रिलेटेड सवाल आपको वाइवा के फॉर्म में वहाँ लगातार पूछे जाते हैं। तो एक अच्छा मौका है आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने का। अगर आप उसको अभी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको बल्कि इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में भी बहुत ज़्यादा आसानी जाएगी, क्योंकि एज इट इज़ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए ध्यान देना अच्छे से। तो हमारा पहला चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, पहले टॉपिक्स पे देख लेते हैं। कुल मिला के हमें 15 टॉपिक्स नजर आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, limitation of Ohm's law, resistivity of various material, temperature dependence on resistivity, electric energy and power, combination of resistors, cells EMF and internal resistors, cells in series and parallel, Wheatstone's bridge, meter bridge, और आपका आखिर में पोटेंशियोमीटर। एक चीज मिस हुआ, किरचॉफ्स लॉ मिस हुआ। कौन से नंबर पे आ रहा किरचॉफ्स? 3.13 है ना, वो किरचॉफ्स लॉ है ना, क्योंकि वो तो एसेंशियल है बहुत, वो तो उसके बिना कैसे हो सकता। तो ये हमारा किरचॉफ्स लॉ और लॉज आना चाहिए। फिर उसके बाद व्हीटस्टोन्स ब्रिज, फिर आएगा मीटर ब्रिज, एंड देन वी विल हैव पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अच्छा है। और अब अगर मैं कहूं मेरा स्टेट बोर्ड का पार्ट जो है यहां से शुरू होता है, स्टेट बोर्ड 12 यहां से शुरू होता है। तो जब आपका करंट इलेक्ट्रिक, ध्यान दीजिएगा बेटा, नोट्स पूरी है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड नोट्स है, पूरा सब कुछ है आपके इसके अंदर। तो अगर इन केस जैसा आप देखते हैं कि आपको स्टेट बोर्ड की तैयारी करना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, हमारा जब टेस्ट चलेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें सिर्फ आपको इतना पार्ट याद करना है, सिर्फ इतनी पार्ट है ना, ये बाकी ये सारे पार्ट्स आपको क्या है, नीट और जेईई के। हाँ, हालांकि इस चीज को समझने के लिए भी वो जानना जरूरी होता है, उसके बिना वो नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले पार्ट पे, दैट इज इंट्रोडक्शन, है ना। ठीक है, 3.1 इंट्रोडक्शन, कुछ खास नहीं है बेटा, बहुत इजी है इंट्रोडक्शन। चलिए अंदर, हाँ हाँ ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, चलो फरहान अंदर आ जाओ। इंट्रोडक्शन, इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बात बता दूं, भले ही चैप्टर की शुरुआत आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हुई है, मगर हिस्टोरिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का नॉलेज हमें पहले आया था, है ना। आपको याद होगा मैंने कहा था फंडामेंटल क्वांटिटीज जब मैं पढ़ाया था तब मैंने इसमें रीजन बताया था कि शुरुआत में सबसे पहले हमें नॉलेज किसकी हुई थी, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट का पता चल गया था, उसकी लॉस पता चल गए थे, मगर उसके पीछे का कारण पता नहीं चल पाया था। फिर बाद में जब चार्जेस की डिस्कवरी हुई तब पता चला कि भैया अच्छा अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इन चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है ना। तो अब ऐसा है कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि इससे पहले हम लोग ने जो चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ने चार्जेस के बारे में पढ़ा, चार्जेस का डीप नॉलेज हमें पता चला। हमें पता चला कि कंडक्टर्स में चार्ज कैसे मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और कुछ जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में, लिक्विड्स में जो होता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, वो दोनों के दोनों इधर से उधर मूव हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में भी चार्जेस का मोशन इन्वॉल्व था, मगर वहां चार्जेस का मोशन बहुत ही स्लाइट लेवल पे होता था, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होता था, बहुत मतलब
चार्जेस बहुत तेजी से लगातार फ्लो होते हुए नहीं जाते थे, बस थोड़ी देर के लिए हुआ और रुक गया। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेशनरी या स्लो मूविंग चार्जेस, है ना, स्टेशनरी चार्जेस या स्लो मूविंग चार्जेस मैंने कहा था उसकी स्टडी के बारे में। तो आपने देखो क्या देखे, जब आपने चार्जेस का मोशन भी देखे तो सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम या चार्जिंग के टाइम। मैंने दो कंडक्टर्स हैं, इसका डिफरेंट चार्ज है, इसका डिफरेंट चार्ज है, दोनों को कनेक्ट किया, अलग कर दिया, है ना। तो आपने क्या देखा, हाँ, जब तक के पोटेंशियल को बैलेंस करना था तब तक चार्जेस का मोशन हुआ, और जैसे ही पोटेंशियल बैलेंस हो गया, चार्जेस का मोशन क्या हो गया, स्टॉप हो गया, है ना। तो आपका लगातार चार्जेस का फ्लो चालू था क्या कहीं? नहीं, थोड़ी देर के लिए हुआ, हो गया। कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किए, आपने बटन चालू किए, कैपेसिटर 1 सेकंड में चार्ज हो गया, काम खत्म हो गया। लगातार चार्ज ऐसा हो रहा था क्या? नहीं। तो वहां पर क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपका जो चार्जेस का मोशन था जस्ट फॉर फाइनाइट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, मगर यहाँ थोड़ा सा चार्जेस का मोशन थोड़ा लंबे वक्त के लिए चलेगा, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए चलेगा, बल्कि लगातार चलता रहेगा चार्जेस का मोशन। जैसे कि आप देखते हैं कि जो बिजली गिरती है वो भी किस्म के जो है चार्जेस के मोशन की वजह से ही होती है ना। आप देखते हैं बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाता या फिर बहुत ज़्यादा लो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता, नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा असेंबल हो जाते, और अब क्या हुआ, उसको जाने के लिए जगह चाहिए, जैसे ही मौका मिलता थाड़ा करके वो नीचे जाता ग्राउंड में, एंड उसको पैसेज मिल जाता ग्राउंड में जाने के लिए, और एक आपको फ्लैश नज़र आता है ना, एक एनर्जी निकलती हुई नज़र आती, और उस फ्लैश से, उस एनर्जी से हीट भी जनरेट होती है। आपने देखा होगा जो झाड़ रहते, झाड़ के खोड़ जो रहते जिसपे गिरता है, तो कई बार झाड़ जल जाता जब बिजली गिर जाती है उसके अंदर, पर इंसान पे कोई बिजली गिरती है तो खड़े खड़े जगह पे ब्लैक हो जाता, काला हो जाता पूरा जल के, तो इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो हमें इसी एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। अब जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब सेकंड पार्ट में जैसे अब आता हूँ 3.2, दैट इज माय इलेक्ट्रिक करंट। तो जब मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करना चाहता हूँ तो बात ऐसी होती है बेटा कि अगर सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर बोलना, हाँ ठीक है, कंडक्टर है, एक कंडक्टर है फिलहाल। अभी फिलहाल के लिए यह मान के चलो कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों मोशन में हो सकते हैं, ऐसा इमेजिन करके चलना है कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों के दोनों मोशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे क्या। अब मैंने क्या किया, किसी तरह से यहां एक हाई पॉजिटिव चार्ज दिया और यहां पे एक हाई नेगेटिव चार्ज दिया, है ना, जिसके कारण क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचे जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस इधर रिपेल किए जाएंगे। अब देखो बेटा, मैंने एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन किया कि मैंने देखो एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन इमेजिन किया। मैं देखता हूं एट सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, कुछ पर्टिकुलर टाइम में कुछ पॉजिटिव चार्जेस इसको क्रॉस करके इधर आगे जा रहे हैं और कुछ नेगेटिव चार्जेस इधर जा रहे हैं। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, एट फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम डेल्टा टी, फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम डेल्टा टी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें से कितने चार्जेस फ्लो होके गए हैं, इस एरिया को नॉर्मली क्रॉस करके कितने चार्जेस फ्लो होके गए हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि ओके, फॉर सर्टेन द गिवन टाइम डेल्टा टी, द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन आर से डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू बेटा किस चीज के बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्लस टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। अब जाहिर बात है वो दोनों का मोशन कैसा होगा, ऑपोजिट होगा, सेम डायरेक्शन में तो उनका मोशन होगा नहीं। बात समझ में आ रही है ना आपको, सेम डायरेक्शन में मोशन होगा क्या उनका? नहीं, तो उनका डायरेक्शन जाहिर बात है ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज ना हो, ये नेगेटिव चार्ज ना हो, और किसी कंडक्टर के अंदर अगर आप झांक के देखें तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है ये सब रैंडम मोशन में होते हैं, इधर उधर रैंडम मोशन में चलता रहता है। अब ये जब रैंडम मोशन में चलता रहता है तो एट सर्टेन टाइम, जैसे कोई भी कंडक्टर लेते हैं तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहां से एंटर होगा, है ना, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी इधर से एंटर हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं कहता हूं कि टोटल चार्जेस फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा फिर 0। मान लो 100 पॉजिटिव चार्जेस इधर से आए तो 100 नेगेटिव चार्जेस भी क्रॉस कर गए, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है उसमें से 0। आई ना बात समझ में आपको? तो ठीक है, चलो मान लिया कि फॉर द टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी, यहां पर से चार्जेस फ्लो इस तरह से आएगा।
अब ऐसा है कि यहां पे अगर मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुझे एवरेज करंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, एवरेज करंट बताओ कितना फ्लो हुआ है उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से कुल मिला के कितना चार्ज फ्लो हुआ है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ डेल्टा टी, मुझे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये रहेगा मेरा क्या, एवरेज करंट। आप करंट को इस तरह से भी कह सकते हैं, क्यू बाय टी, आप एवरेज करंट को या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल टी लेने का मकसद मतलब ये होता है कि आपको मालूम है कि हर सेकंड में इतनी फिक्स वैल्यू जा रही है इसमें से, है ना, 4 आपको मालूम है फिक्स वैल्यू इतनी जा रही है। और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लेने का मतलब ये है कि भैया वो वैल्यूज वेरिएशन आ रहा है उसके अंदर, है ना, मगर उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो ये फॉर्मूले से निकल जाएगा उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इस तरह से निकाला जा सकता है। अब अगर मुझे सपोज करो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकालना रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम का लिमिट क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा छोटा करना पड़ेगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट कैन बी कैलकुलेटेड एज डी क्यू अपॉन डी टी, है ना। तो मैं कहूंगा अगर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करना रहा, इट विल बी डी क्यू अपॉन डी टी। और अगर मेरे पास ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफिकल वेरिएशन दिया है, चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, क्या बेटा, चार्ज वर्सेस टाइम का कोई तो भी एक रैंडम ग्राफ दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, चार्ज वर्सेस टाइम, और मुझसे कहा गया है कि भाई पता लगाना तो आपका एवरेज करंट या इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, सीधे tan ऑफ थीटा देना पड़ेगा। तो ये आपको क्या दे देगा बेटा, करंट दे देगा। क्यों ऐसा, अरे भाई देखो ना, चार्ज और टाइम का डेरिवेटिव लेने से तुमको क्या मिल रहा, करंट मिल रहा, और डेरिवेटिव इज इक्विवेलेंट टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ का स्लोप ले लो तो आपको इंस्टेंटेनियस स्लोप है, क्योंकि अगर स्लो ग्राफ ऐसा आया और इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको पूछा करंट कितना है, तो आपको देखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे स्लोप क्या है ना, चार्ज वर्सेस टाइम, तो वो आपको क्या दे देगा बेटा, आपको इंस्टेंटेनियस करंट दे देगा। और दैट ठीक है। अब ऐसा है कि चलो ये तो समझ में आ गया कि अगर तुमको करंट निकालना है तो ये, चार्ज निकालना है तो कैसा, तो सिमिलर टू दैट अगर मुझे चार्ज निकालना रहा, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई इंटू डी टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई इंटू डी टी। अगर मेरे पास करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं उसको क्या करूंगा, करंट की इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा विद इन द लिमिट्स ऑफ T1 टू T2, और वो मुझे बता जाएगा ऑन एन एवरेज उसमें से कितने चार्जेस पास हुए, है ना, ऑन एन एवरेज कितने चार्जेस पास हुए उस पर्टिकुलर कंडक्टर्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया से। और वहीं अगर सपोज करो कि मुझे आपको इस तरह से करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ना, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है इन द स्पैन ऑफ 0 to T सेकेंड्स, है ना, 0 से लेकर T सेकेंड्स के स्पैन में पता लगाओ कितने चार्जेस यहां से फ्लो हुए हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप लेंगे आप, नहीं, एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि आपको मालूम है इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू एरिया अंडर द कर्व। जो चीज इंटीग्रेशन लेकर हासिल होगी वो चीज एरिया अंडर द कर्व लेकर भी हासिल की जा सकती है। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब उसी से रिलेटेड हमको एक और कॉन्सेप्ट देखना है बेटा, बाद में आप रीडिंग करना एक साथ, हमको देखना है करंट डेंसिटी। ठीक है, ठीक है, देखो बेटा 3.2.1 करंट डेंसिटी, मुझे करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट देखना है। देखो, तो करंट डेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, मेरे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है से ए, मुझे इसमें से देखना है कि कुल मिला के इस एरिया में से कितना करंट नॉर्मली पास हो पा रहा है, कितना करंट नॉर्मली पास हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी, है ना, जे से इंडिकेट करेंगे। टोटल करंट पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया, पर यूनिट एरिया, है ना, पर यूनिट एरिया बोलना चाहिए कि टोटल करंट पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, है ना। करंट क्या था हमारा, इस पर्टिकुलर इसमें से कितना करंट पास हो रहा है ना, ये हम लोग बोलते थे एक पर्टिकुलर एरिया में से कितने चार्जेस पास हो रहे हैं, इस हिसाब से हम लोग बोलते थे करंट।
अब हम लोग बोलेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में से पर यूनिट एरिया से, मतलब ये एरिया है, इसका एक यूनिट एरिया पकड़ो, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पकड़ो, जिसकी वैल्यू होगी 1 मीटर स्क्वायर। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई पूरे इसमें से तो जा रहा हूँ करंट, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ, इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब वायर का ये जैसे ये सामने से है, तो ये वायर का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे बीच गड्ढा नजर आ रहा है ना, तो इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा है, और इस छोटे से हिस्से में से कितना करंट पास हो रहा है ये बताओ, है ना। जैसे कि ये कि एक छोटे से हिस्से में से कितना करंट पास हो रहा है, जिसका वैल्यू कितना होगा। इमेजिन करो, ये बहुत गलत है मगर इमेजिन कर लो, ये जो ब्लैक स्पॉट है उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर तो इतना ही होता है क्योंकि, तो इमेजिन कर लो कि 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो इसमें से कितना करंट निकल रहा है। करंट तो पूरे वायर में से फ्लो हो रहा ना, पूरे वायर में से, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में से फ्लो हो रहा, मगर मैं क्या जानना चाहता कि सिर्फ इसके छोटे से एरिया में से, जिसकी वैल्यू कितनी है 1 मीटर स्क्वायर, इसमें से कितना करंट पास हो रहा। तो कैसे पता लगाएंगे, आप क्या करो, सिंपली टोटल करंट जो भी पास हो रहा होगा, तो आप उसको क्या करो, ए से डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा 10 एम्पियर करंट पूरे वायर में से जा रहा, 10 एम्पियर करंट पूरे इस वायर के क्रॉस सेक्शन में से जा रहा। अच्छा, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो बोले 2 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। अगर 2 मीटर स्क्वायर के एरिया में से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो बताओ 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर, है ना, 5 एम्पियर। तो भैया सिंपल सी बात है कि हम लोग बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर से निकाला है, तो आप सिंपली क्या करें, आपने एरिया से डिवाइड कर डाले, 10/2 5। वैसे ही आप चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए फॉर एवरेज वैल्यूज रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ठीक है भाई, मान लिया, मगर सिचुएशन ऐसी आ गई, तो ये एरिया है आपका, करंट ऐसा जा रहा है, तो ऐसा अब कैसा, करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते, कंपोनेंट नहीं बना सकते तुम उसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर का लेना पड़ेगा। जैसे मान लो ये एरिया वेक्टर है, वेक्टर ए, है ना, हमें देखना पड़ेगा करंट की डायरेक्शन में कितना एरिया वेक्टर आ सकता है। तो अब जाहिर बात है, ये थीटा हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। क्योंकि देखो, अगर करंट नॉर्मल गया एरिया को, तो उसका एरिया वेक्टर कैसा रहेगा बेटा, पैरेलल रहेगा ना करंट के फ्लो को। एरिया वेक्टर क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा करंट के फ्लो को। तो इतना समझ में आ रहा है कि मुझे वो एरिया वेक्टर चाहिए, या वो एरिया चाहिए जो करंट की डायरेक्शन को क्या हो, पैरेलल, मतलब एरिया वेक्टर पैरेलल हो, है ना। एरिया तो नॉर्मल रहेगा, आई थिंक ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने स्टडी किया है। एरिया नॉर्मल रहेगा मगर एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, पैरेलल। तो भैया एरिया वेक्टर क्या होगा, करंट के फ्लो को पैरेलल होना चाहिए, तब जो भी वो एरिया रहेगा आप उसको यहां डिवाइड करते हैं। मैं कहूंगा मेरा इस बार एरिया वेक्टर इधर जा रहा है और करंट का फ्लो तो ऐसा है, तो अब इस सिचुएशन में क्या करूंगा, तो मैं एरिया वेक्टर का क्या लूंगा बेटा, कंपोनेंट लूंगा जो करंट की फ्लो के डायरेक्शन में है। तो फिर अगर ऐसा बात है, तो फिर इस सिचुएशन में करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए कॉस थीटा, है ना। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर इसको लिखो, डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी, जे इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा, या डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर जे डॉट वेक्टर डेल्टा ए, वेक्टर ए जे डॉट वेक्टर डेल्टा ए। ये डेल्टा आई इस तरह से लिखा जा सकता है ना। आप चाहे तो सिर्फ आई डॉट आई इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, डी आई इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी ए। और अगर आपको समझो डी आई से इंटीग्रेट जे एज अ फंक्शन ऑफ ए दिया हुआ फॉर एग्जांपल, तो फिर आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या डेल्टा आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी ए भी आप उसको कर सकते हैं। आई बस में। अब करंट डेंसिटी का अगर आप बोलेंगे एसआई यूनिट क्या आएगा, तो करंट डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या आएगा, करंट का यूनिट क्या होता है बेटा, एम्पियर, है ना, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर विल बी द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। एंड व्हाट अबाउट द डायमेंशन देन, तो डायमेंशन कितना रहेगा इसका, है ना, करंट का क्या रहता है, A1 T1 या T1 A1, और इसका क्या रहता है, M स्क्वायर का L2, तो वो हो जाएगा L माइनस टू T1 A1। तो ये हमारे पास करंट डेंसिटी का क्या आ जाएगा बेटा, डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, चलो देख लो, फिर अब पढ़ लो, रीड कर लो उसमें से पूरा टॉपिक। T1 क्यों आ रहा है,
A1 ही रहता है ना करंट का, तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज का रहता है वो T1 A1। तो हमारा जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। हमने एनसीईआरटी के अंदर जो कंसेप्ट दिया हुआ है, थ्योरी दिया है, मैंने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। आपके नोट्स में आप देख सकते हैं, है ना। पूरा एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन वो स्टेटमेंट मौजूद है, और वो देखने में डिफिकल्ट जाता है कि कहाँ कौन सी चीज़ बताई गई है, किस बारे में कॉन्सेप्ट है। तो मैंने जो है उसको 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहला पार्ट जो बताता है इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के बारे में इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। चार्ज बेसिकली हम लोग किसको चार्ज बोलते हैं? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी चार्ज कहा जाता है। किसी एटम के पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चले जाए तो उसको भी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कहा जाता है ना। प्रोटॉन को भी चार्ज कहा जाता है, और किसी इलेक्ट्रॉन्स में से चार्जेस निकल जाए, किसी एटम्स में से चार्ज अगर निकल जाए तो उसको भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कहा जाता है। अगर आप देखेंगे हमारे जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, सबसे नीचे कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर, फिर इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद मेसोस्फियर, फिर उसके बाद आयोनोस्फियर। उसको आयोनोस्फियर क्यों कहा जाता है? वहां पर अलग अलग टाइप्स के आयंस वहां मौजूद है, मतलब पहले से वहां आयंस मौजूद है। और शायद आपको कम्युनिकेशन चैप्टर आपके सिलेबस में से हट गया, मगर आपको अगर आपका कम्युनिकेशन चैप्टर होता तो आपको पता चलता कि बहुत सारे जो कम्युनिकेशंस होते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशंस, टीवी कम्युनिकेशन, ये सब जो होते हैं वो उसी आयनोस्फेरिक लेयर की मदद से होते हैं। वहाँ एक इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक सिग्नल पास किया जाता है थ्रू दैट आयनोस्फीयर, फिर वो उधर दूसरे कंट्री पहुँचता है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई डेटा अमेरिका भेजना है ना, तो वो उसका आयनोस्फीयर एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक लेयर होती है हमारी। वहाँ से डेटा अपलिंक होता है, फिर वहाँ से सैटेलाइट भी होता है रिस्पॉन्सिबल उसको कनेक्ट करने के लिए, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज कि आयनोस्फीयरिक लेयर से डेटा ट्रांसफर होकर वहाँ का एंटीना तक के ट्रैवल हो जाता है। लॉन्ग रेंज डिस्टेंस के लिए जो कम्युनिकेशन होता है उसमें यूज होता है। अब ऐसा है कि हमने देखा कि आयनोस्फीयर में आयंस मौजूद हैं, तो वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं, मगर हमारे आसपास आयंस हमारे आसपास भी होते हैं, मगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में होते हैं क्या? नहीं। यहाँ पर आसपास जो चीजें हैं, ज्यादातर जो चीजें हैं वो बल्क में है, बल्क मैटर्स होते हैं। बल्क मैटर्स सादे मटेरियल्स जो होते हैं, जो जिसका कोई सॉलिड शेप और डेफिनेट शेप एंड साइज होते हैं, बल्क मैटर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँगा कि एक सिंपल सा लिक्विड का भी एग्जांपल लेता हूँ, पानी का, है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे छोटे से 1 ग्राम ऑफ वाटर में 10 रेज़ टू पावर अराउंड 22 एटम्स के आसपास ये मॉलिक्यूल्स के ऑफ वाटर होते हैं। अब यहाँ पर ये सारे के सारे उसमें क्या है कि सारे के सारे एटम्स कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। सारे के सारे एटम्स जो होते हैं कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? उनके कॉम्बिनेशन के अंदर पैक होके रह जाता है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ऐसा इजीली नहीं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं सकता। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल ही नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं सकता तो ना ही कोई नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो पाएगा, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो पाएगा। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को आप आसानी से अलग कर सकते हो, यानी नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा, और ऐसे मटेरियल्स को अपन क्या कहते हैं? कंडक्टर्स, है ना। ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला पार्ट जो है इसी बारे में बताया गया था, है ना। फिर फोकस किया गया यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर्स को लेकर। फिर उसके जो दूसरा पैराग्राफ था यहाँ पर, जो कुछ एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स थी, उसने कंडक्टर्स के बारे में बताया। अब चलो ठीक है, कंडक्टर्स पे फोकस करते हैं। तो उसने कहा कि कंडक्टर्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो वहां पर हमारे पास तकरीबन 2 टाइप के कंडक्टर्स पाए जाते हैं। एक सॉलिड कंडक्टर होता है। सॉलिड कंडक्टर में क्या होता है कि एटम अपनी जगह पे बाउंडेड होता है, क्योंकि सॉलिड का क्या होता है? डेफिनेट शेप, साइज, स्ट्रक्चर होता है, बदलता हुआ होता है क्या? नहीं। तो एज इट इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो सॉलिड में जो एटम होता है वो अपनी जगह पे बैठा होता है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं। मगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सॉलिड कंडक्टर में, जो इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि किसी सॉलिड कंडक्टर में अगर कंडक्टिविटी होती है
तो वो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है सॉलिड कंडक्टर में। तो देखो बाद में जैसे ये पता चला, जैसे आपको याद होगा मैंने कहा था इलेक्ट्रिक करंट की खोज पहले हो चुकी थी। तो इलेक्ट्रिक करंट की खोज पहले हो चुकी थी, उसके बारे में बहुत कुछ स्टडी हो चुकी थी, ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो उस वक्त पता चला कि ठीक है चलो, और हाँ शुरू में जो बैटरीज थी जो जनरेट हुई तो इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरीज थी, तो उसमें ऐसा लगा कि सबको, साइंटिस्ट ने उस वक्त बोला कि द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। उन्होंने उधर के साइंटिस्ट ने, उस वक्त के साइंटिस्ट ने बोले फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। ये पुराने लोगों ने बोल दिए, मगर बाद में जब चार्जेस की खोज हुई अच्छे से और ये कंडक्टर्स की, सॉलिड कंडक्टर के बारे में अपन ने पढ़े, इसमें ये बात क्लैरिटी आई कि भैया चार्जेस तो अपनी जगह से, एटम्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज, वो तो अपनी जगह से हिलते ही। हिलता कौन है सॉलिड कंडक्टर में? इलेक्ट्रॉन, एक जगह से दूसरी जगह पे। मतलब ये समझ में आया कि अच्छा इलेक्ट्रॉन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और एक लगातार फ्लो रहता है इलेक्ट्रॉन्स का, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो फिर वो जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया गया, उसमें ये कहा गया द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज करंट। मगर बहुत सारी थियरीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, है ना, पुराने डायरेक्शन के साथ। ये भाई करंट को हम पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम लोग कहते हैं करंट। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस मेथड से पढ़ चुके थे हम लोग, बहुत सारे लॉज हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके थे। और जब हम लोग की ये थ्योरी आई, जिस पता चला अरे भैया इसका ऑपोजिट है करंट, तो भैया इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहा जाता है, मगर हम लोग जिसको मॉडर्न करंट कहा जाता है। तो हमने कहा कि यार मगर ये तो सारे लॉज बिगड़ जाएंगे अब तो, और इससे कुछ खास फर्क पड़ भी नहीं रहा है ये चीज़ को, डायरेक्शन को रिवर्स करने से। तो फिर बोला गया अच्छा ठीक है, करंट की डायरेक्शन हम अभी भी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ बताएंगे। हालांकि करंट किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है, मगर हम करंट का डायरेक्शन किसकी वजह से बताएंगे? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को बताएंगे। इस करंट के डायरेक्शन को फिर नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट, है ना, ये कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। कन्वेंशनल मतलब जैसे कहा जाएगा पुराना, है ना, जो कन्वेंशनल करंट हुआ करते थे पुराने ओल्ड फिजिक्स का जो करंट था, वो ये माना गया था कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को क्या कहा गया है? करंट। तो हम डायरेक्शन के लिए, याद रखो, डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम लोग ये पता लगाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा। अगर उस जगह पे कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज रहा तो वो किधर जाएगा? जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा हम लोग मान के चलते हैं, उसी को क्या मान के चलते हैं हम लोग? ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है। और अगर सही तरीके से एक्यूरेटली बोलना है तो ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये एक्यूरेट उसका वर्जन रहेगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है। तो हम लोग ने जैसा कहा कि सॉलिड कंडक्टर्स में क्या होता है कि एटम अपनी जगह पे बैठा होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी जगह से हिलता नहीं। यहाँ कौन होता है हिलने वाला? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ देखूंगा, एक कंडक्टर को इमेजिन करूंगा इस तरह से, है ना, और मैं देखूंगा यहाँ पर बहुत सारे एटम्स हैं जो अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड है, और ये उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? थोड़ी सी भी अगर एनर्जी मिली इनको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूजली बाउंडेड, है ना, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड। अगर जरा सी भी एनर्जी मिली तो वो लोग क्या करेंगे? अपने आप को आजाद कर लेंगे, और इधर उधर आजाद कर लेंगे। इसको बैलेंस बैंड में से निकल जाएगा, बैलेंस शेल में से निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमता रहेगा, ऐसा 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 घूमता रहेगा। अब अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन पकड़ता हूं कंडक्टर का एट एनी इंस्टेंट, मैं देखता हूं जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से एंटर हो रहे हैं इधर साइड से, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास भी हो रहे हैं, है ना। तो अगर ये मेटल का रॉड है हमारे पास, ये भी मेटालिक है, इमेजिन करो, तो इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन पकड़ता हूं तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है ना, अभी इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, जितना इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है उतना इलेक्ट्रॉन इधर जा भी रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को कोई एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा क्या? नहीं, रैंडम इधर उधर चल रहे हैं। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है बताओ, तो ओवरऑल फिर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इधर से एरिया से? तो 0 है। जितना एंटर हुआ उतना इधर साइड से एंटर हुआ, उधर साइड से निकल भी गया। तो इसी वजह से यहां पर हमें कोई करंट का फील नहीं आता, कोई करंट का फील नहीं आता। हाँ, मगर आप अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे आप, है ना, कुछ आपने देखा होगा कि भाई आप कौन सा लिक्विड डालते हैं, फिर उसके आप देखते हैं कि यहाँ से Zn पॉजिटिव, है ना, Cl, है ना, निगेटिव, यहाँ से ये निकलता है। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया पकड़ता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? उसमें से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस दोनों फ्लो हो रहे हैं ना यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में बोलूंगा अच्छा भाई बताओ तो भाई टोटल करंट क्या आएगा? तो आप बोलेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। हाँ, डेल्टा क्यू क्या रहेगा? तो बोले टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट एंटर्ड थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट ट्रैवल्ड थ्रू दिस एरिया।
आपको ये ऐड करना पड़ेगा। ये कहाँ पर है मगर इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरीज में जो होता है तो उसमें होता है, मगर हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो स्टडी है वो फिक्स है इस पार्ट को लेकर, है ना। हमारा सॉलिड को लेकर क्या है, फिक्स है। तो हमें हमेशा जब भी हम लोग फ्लो ऑफ करंट देखेंगे, फ्लो ऑफ करंट, तो हमको मान के चलना है कि आइडियली दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ करंट इज आइडियली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट डायरेक्शन इज रिकमेंडेड बाय द कन्वेंशनल करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। आई बात समझ में? तो हमको ये वाला नहीं पढ़ना, ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको। हमको इसी पार्ट पे क्या करना है, फोकस करना है। आई बात समझ में आपको? ठीक है। अब इसमें बात ऐसी है कि अगले तीसरे पार्ट में ये कहा गया कि फिलहाल तो चार्जेस इधर रैंडम घूम रहे हैं, मगर ऐसा हुआ कि अगर सपोज करो कि मैंने यहां एक पॉजिटिव चार्ज और ये एक नेगेटिव चार्ज दे दिया, है ना, तो यहां क्या सेटअप हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो फिर यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, मगर जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, इस इलेक्ट्रॉन सॉरी जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा, इसके साथ कंबाइन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर अपना न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और अगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। फिर वापस से जो मोशन है इधर जो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा जुगाड़ जमाना पड़ेगा कि लगातार यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता रहे। एक आया, उसने अपने आप को इधर साइड अटैच हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आया, इधर पॉजिटिव चार्ज देखे हमने, एक इलेक्ट्रॉन आया, ये पॉजिटिव चार्ज से अटैच हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया, चला गया, मगर फिर से एक पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया यहाँ पे। दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, इसके साथ अटैच हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया, चला गया यहाँ पर, मगर फिर से एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो गया। तो हमें कोई एक ऐसा जुगाड़ चाहिए जो लगातार सामने पॉजिटिव 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 दिखाता रहे, और उस पॉजिटिव चार्ज की लालच में इलेक्ट्रॉन्स आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लगातार मिलता रहेगा, आपको लगातार इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मिलता रहेगा। और अगर लगातार इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मिलता रहेगा तो इसी फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, करंट, है ना। जैसे फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज वाटर करंट, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े थे ना अपन ने वाटर करंट। तो वैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या देंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट। और ऐसा मैकेनिज्म कौन सेट करके देता है हमको, बैटरी, है ना। बैटरी हमें ये ऐसा मैकेनिज्म सेट करके देती है जो बार बार हमें इधर के चार्जेस को बताएगी कि भैया तुम भले ही एक आया न्यूट्रलाइज हो गया, नो वरीज, मेरे पास और पॉजिटिव चार्जेस, आओ तुम लेके जा सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू रहेगा, चलता रहेगा। आया समझ में पॉइंट? ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो हमको इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स में स्टडी करना था। एक बार थ्योरी रीड कर लो, फिर अपन क्वेश्चंस देखते हैं इसके। देखो, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन की बीम है ना, इस तरह से। तो एक इलेक्ट्रॉन बीम इस तरह से जा रही है, इसका जो अपर्चर है यानी कि एरिया है 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, नहीं -6 हो गया, -3, हाँ 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके। और टोटल नंबर ऑफ 6.0 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। अगर मैं यहां से एक क्रॉस सेक्शन बनाता हूं, सपोज करो ये मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया, देखो इधर साइड से, तो इसमें से एक सेकंड में, कितने टाइम में, एक सेकंड में 6.0 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पासेस through this cross section is 6 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल चार्ज क्या होगा बेटा, एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पढ़े थे ना अपन ने, 6 इंटू 10⁻16, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। इसको ऐसे ही रहने दो, क्या भरोसा क्या कैलकुलेट क्या कैंसलेशन हो जाए आगे जाके, होगा तो नहीं ऐसा लग रहा, बट ठीक है फिर भी रख लेते हैं। तो कितनी देर में जा रहा है वो, पर सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो द करंट, कितना करंट पास हो रहा है वो पता लगाओ। तो पहली चीज जो मुझसे कही थी करंट निकालने के लिए, तो मैं I इक्वल्स टू Q बाई T के फॉर्मूले पे गया। I इक्वल्स टू Q इज हाउ मच, 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन टाइम इज 1 सेकेंड।
अच्छा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कितना हो रहा है बेटा? 9.6। तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू 9.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी 9.6 मिली एम्पियर। ये मेरे पास करंट आ गया। सिमिलर टू दैट मुझे करंट डेंसिटी भी निकालना था। तो करंट डेंसिटी जिसको J से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इट विल बी जस्ट I बाय A। I इज 9.6 इंटू 10⁻³ और A कितना है बेटा? 10⁻⁻6। ये +6 हो जाएगा, ऊपर जाके 3 हो जाएगा। तो J इज इक्वल्स टू 9.6 इंटू 10⁻+3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि पॉकेट कैलकुलेटर का जब एक बटन दबाते हैं तो बैटरी आपको 300 माइक्रो एम्पियर का करंट देती है फॉर 10 मिली सेकेंड्स। जैसे ही आप ऐसा बटन दबाया तो बैटरी ने 300 माइक्रो एम्पियर का करंट दिया 10 मिली सेकेंड्स के लिए। उसमें से कितना चार्ज फ्लो होके गया ये पता लगाना है। बहुत ईजी है। तो मैं कहूँगा जैसे कि हम लोग जानते हैं I इक्वल्स टू Q बाय T, therefore Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। तो Q करंट 300 माइक्रो एम्पियर, 300 इंटू 10⁻⁻6, 10 मिली सेकेंड, 10 इंटू 10⁻⁻3। तो बेटा कितना हो जाएगा ये? देखो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, है ना? तो बचेगा ये 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, जिसको मैं कह सकता हूँ 3 माइक्रो कूलम। ये पहला जवाब। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट, Q इज इक्वल्स टू NE, N इज इक्वल्स टू Q बाय E। 3 इंटू 10⁻⁻6 याद है, 1/1.6 कितना होता? 0.625 इंटू 10⁻+19 करो। 0.625 को मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो रहा? 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 7, 1.875। तो 1.875 10⁻13 electrons, ये number of electrons that passes through it during the given time span। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक सर्कल में रिवॉल्व हो रहा है ऑफ रेडियस π/2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को इमेजिन करूं जो एक सर्कल में रिवॉल्व हो रहा है, दिस इज माय इलेक्ट्रॉन, दिस इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस π/2 सेंटीमीटर with a uniform speed of 6 into 10⁻⁵ meter per second। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट यहां कैसे निकालूंगा? मेरे पास क्या क्या है? स्पीड है, रेडियस है, और मुझे इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए कहा गया है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेट करने का वैसे तो बेसिकली फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q बाय T, है ना? ध्यान दीजिए बेटा, I इक्वल्स टू Q बाय T। अब यहाँ T तो मौजूद नहीं है मेरे पास, मगर मुझे सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड निकालना मेरे लिए बड़ा आसानी होता है। ये पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो मैं अगर ये कहूँ कि भैया ये जो चार्ज है इतना गोल चक्कर काट के आता है इन द टाइम से कैपिटल T, और मैं बड़ी इजीली सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ 2πr अपॉन v। v चले जाएगा ऊपर, qv अपॉन 2πr। तो चलो ठीक है भाई, ध्यान देना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे पास, मॉड्यूल में रहता है तो मेरे पास सवाल लेकर आते हैं बेटा, अरे ये भी इधर ध्यान दे। तो ये आसान सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो एक काम करता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमेशा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई देता हूँ EV अपॉन 2πr। ई क्या है बेटा अपने पास? वो तो 1.6
इंटू 10⁻⁻19 होता है। बी कितना दिया बेटा आपको 6 इंटू 10⁻5 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। आर की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास π/2, तो ये 2 और 2 हो जाएगा सेंटीमीटर में क्या 10⁻⁻2 करना पड़ेगा फिर। ओके अच्छा ये पाई मल्टीप्लाई बाय पाई क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2 10⁻⁻1 -1 इंटू 10 का पावर -19 वो हो जाएगा 10 का पावर -18 प्लस 5 कितना हो जाएगा -13, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 6 10 का पावर -13 6 6 36 इंटू 10⁻⁻13 एम्पियर। चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार। सही तो हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन ऐसा आया है, इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोड इन टाइम t थ्रू द क्रॉस सेक्शन वायर इज q इज इक्वल टू bt माइनस गैमा t स्क्वायर। तो भैया ठीक है, तो चार्ज फ्लोन कैन बी रिटन एज बीटा t माइनस गैमा t स्क्वायर। बीटा एंड गैमा कांस्टेंट, फाइंड द करंट इन टर्म्स ऑफ t, यानी करंट निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इटसेल्फ। तो जैसे कि मैं जानता हूं I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बीटा माइनस ट्वाइस गैमा टी, बीटा इज इक्वल्स टू वाई ट्वाइस गैमा टी। ठीक है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ माइनस ट्वाइस गैमा इंटू टी प्लस बीटा। आपको आई वर्सेस टी को ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा गया सेकंड सिचुएशन में। तो भाई ठीक है, ये तो हमारे पास ये जो पहले इक्वेशन चाहिए थी वो मिल गई यहाँ पे। अब दूसरा जो हमें आंसर करना है वो ग्राफ प्लॉट करना है। अब इसको लिखने का मकसद क्या है, कुछ चीज़ें मुझे रिलेटेड लगे। y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ है ना, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी करके वो ग्राफ लगे। तो भाई जैसे कि t होता है वैसा x, जैसा x होता है वैसा t, जैसा y होता है वैसा i। माइनस एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप पासिंग थ्रू पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा है ना। और जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है वो क्या है बेटा आपका बीटा है। ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 i की वैल्यू क्या रहेगी b बीटा, और एक i इक्वल्स टू 0 t की वैल्यू क्या रहना चाहिए। फिर i की वैल्यू 0 डाला तो मैंने क्या हो जाएगा i इज इक्वल्स टू -2 गैमा t प्लस बीटा है ना। i की वैल्यू 0 डालो, -2 गैमा t प्लस बीटा 2 गैमा t इज इक्वल्स टू बीटा, t इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 2 गैमा। तो भाई ये ऐसा आया और ये यहाँ पर आया, तो ये जो इंटरसेप्ट है वो कितना आएगा ये वाला बीटा अपॉन 2 गैमा। आई की वैल्यू 0 हो जाती है ना यहाँ पे इस तरह से। ओके, स्लोप अगर पूछा जाए तो 2 गैमा है ना, स्लोप इज इक्वल्स टू 2 गैमा।